चलिए साथियों, चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। यानी कि अंग्रेजों के आने के समय भारत में किस तरह की शिक्षा पद्धति थी और जब उन्होंने यहाँ पर नई शिक्षा पद्धति शुरू की तो उनका क्या हुआ, इस बारे में पढ़ते हैं। तो स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ हमारे नेक्स्ट टॉपिक है। और आप इसमें सबसे पहले देख सकते हैं विलियम एडम 1830। तो विलियम एडम की एक रिपोर्ट है जो उन्होंने लिखी 1830 के दशक में। स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था और एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की थी वो काफ़ी दिलचस्प है। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं, 1 लाख से ज़्यादा, छोटी, सोचिए पूरे भारत में कितनी होंगी। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आम तौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी थी, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कौन चलाएगा? जिनके पास पैसा था, सेठ जी कहलाते थे या जमींदार कहलाते थे ऐसे लोग, या फिर कोई शिक्षक ही ऐसी रुचि रखता हो जो पढ़ाना चाहता हो बच्चों को। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। आज भी ऐसा ही है। आज भी बहुत सारे लोग आगे आते हैं समाज में, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, और वो देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं तो वो ऐसे बच्चों को जो शिक्षा से दूर हैं उनके साथ कक्षाएं चला रहे हैं। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। लचीला से मतलब यहाँ पर है फ्लेक्सिबल था कि भाई अगर बच्चों को घर पे काम है तो वो विद्यालय नहीं आते थे, या ऐसा प्राकृतिक आपदा या ऐसा कोई समय है जब कृषि में ज़्यादा कार्य हो रहा है या कोई ऐसी घटना घट गई तो उन दिनों स्कूल बंद हो जाते थे ऑटोमेटिक। आज तो बाकायदा गांव में जिला कलेक्टर ऑर्डर जारी करते हैं कि भाई ठंड ज़्यादा पड़ रही है तो इसके लिए 2 दिन का अवकाश दिया जा रहा है, 3 दिन का अवकाश दिया जा रहा है, पहले से ही पूरे साल का शेड्यूल है। आज आप जिन चीज़ों की स्कूल से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। जैसे बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियां नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतज़ाम नहीं होता था। यानी कि सारे बच्चे, चाहे एक 6 साल का बच्चा हो या 12 साल का हो, एक साथ बैठते थे। सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई टाइम टेबल नहीं था। कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव में ही चलती थीं तो कई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। इंटरेस्टिंग बात है कि किस बच्चे से कितनी फीस आएगी, ये बच्चों के माँ बाप की आमदनी पर निर्भर है। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। भाई कोई पाठ्य पुस्तक तो थी नहीं, या कोई CBSE NCERT जैसा बोर्ड हो जो मानक पुस्तक चलाता हो। अब वो भी आज़ादी के काफ़ी समय बाद चली है। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ाना है यह बात विद्यार्थी की ज़रूरत को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। गुरु जी ही तय करते थे कि बच्चे की रुचि किस विषय में है और किस ओर अग्रसर है बच्चा, उसी हिसाब से शिक्षक बच्चे को पढ़ाते थे। विद्यार्थी को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। यानी कि भाई कक्षा है, उस कक्षा में 20 बच्चे हैं या कम बच्चे हैं, तो गुरु को पता है कि किस बच्चे का क्या स्तर है और उसको किस तरह से समझाना है, उसके प्रश्नों को कैसे जवाब देना है, उसे क्या दिशा देनी है, गुरु अलग से दे देते थे। एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। बिल्कुल अनुकूल है। आज भी बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसा ही है।
उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने चले जाते थे। भाई उस समय 90% लोग जो है कृषि कार्यों से जुड़े होते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। ये इम्पोर्टेंट इसमें बिंदु है, साधारण काश्तकार उनके बच्चे भी पढ़ सकते थे। और एक चित्र दे रखा है यहाँ उस समय ग्रामीण पाठशाला का। यह फ्रांसवा साल्विन नामक डच पेंटर द्वारा बनाया गया है। फ्रांसवा 18वीं सदी के आखिर में भारत आए थे और अपने चित्रों में उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाने का प्रयास किया। एक स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रांसवा कौन थे। फ्रांसवा एक चित्रकार थे या फ्रांसवा एक लेखक थे, और वे कब आए थे? 18वीं सदी में आए थे। और उनके चित्रों की एक विशेषता थी। क्या विशेषता थी? दैनिक जीवन को दर्शाने का प्रयास। यहाँ इस पर आपको ध्यान देना है। असल में जब एनसीईआरटी का क्वेश्चन पहली बार आता है तो सबको चौंका देता है, फिर सब ढूंढने लगते हैं धड़ धड़ धड़, और जैसे ही उन्हें मिलता है किताब में, फिर सारी किताबों में छपना शुरू हो जाता है। हर टीचर के मुंह पर वही सवाल आ जाता है। यूपीएससी का भी यही हाल है, वो एनसीईआरटी में से क्वेश्चन ही पूछता है उससे रिलेटेड, और न्यूज़पेपर से, साधारण न्यूज़पेपर की जो खबरें होती हैं, हेडलाइन होती हैं, वहाँ से क्वेश्चन आती है। उससे पहले किसी किताब में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जैसे ही वो आया, प्रश्न आया, तो वैसे ही अगले साल आपको हर किताब में वो प्रश्न मिलेगा। तो इसीलिए ये जो फ्रांसवा साल्विन है, इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ जिस तरह से प्रेजेंट कर रहा हूँ चीज़ों को, आपको वो तरीका देखना है। पढ़ तो आप भी सकते हैं, लेकिन आपका ध्यान एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ होना चाहिए, बस मैं उस ओर इंगित कर रहा हूँ, और आपको ध्यान देना चाहिए। ये फ्रांसवा साल्विन से एक क्वेश्चन बनता ही है। ये जो विलियम एडम है, इनसे भी एक क्वेश्चन बनता है। जो ये नाम आए हैं सीरियल वाइज, आप इन नामों को अच्छे से दिमाग में रिवाइंड कर लें, एग्ज़ाम में पेपर कैसा भी आएगा वो हिट कर जाएगा। तो यहाँ जो फ्रांसवा से कई स्टेटमेंट बनती हैं, डच पेंटर हैं। फ्रांसवा 18वीं सदी के आखिर में आए थे, ये भी एक स्टेटमेंट है। और अपने चित्रों में उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन, रोज़ाना की ज़िंदगी को दर्शाने का प्रयास किया है। अगर मान लो इसी स्टेटमेंट को बदल दे और कहे कि उन्होंने यहाँ के जमींदारों की ज़िंदगी को दर्शाने का प्रयास किया है, नवाबों की ज़िंदगी दर्शाने का प्रयास किया, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। नेक्स्ट है, अब यहाँ हमने विलियम एडम की रिपोर्ट के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं नई दिनचर्या और नए नियम, यानी कि भाई अब नई प्रणाली के तहत क्या कदम उठाए गए, क्या स्टेप उठाए गए भारत में। जो चीज़ें नहीं थी उनको व्यवस्थित किया गया। टाइम टेबल बना, कक्षाएं बनी, स्कूल चलाए गए, उन्हें बढ़ावा दिया गया, टीचर्स को सैलरी दी गई, और जिन लोगों ने इन पद्धति को नहीं माना उनको वो सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हुई। सिंपल सी बातें हैं। अब किताबें लिखी गई, किताबों के द्वारा पढ़ाया जाने लगा, ब्लैक बोर्ड आ गया, बैठने की एक जगह हो गई, कक्षाओं को अलग अलग किया गया, समय सारणी बनाई गई, और वो पद्धति आज तक चली आ रही है। चलिए किताब पर ध्यान देते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 19वीं सदी के मध्य तक, यानी कि 1850 तक की बात हो रही है। 1854 में वो डिस्पैच आया है, और यहाँ से उच्च शिक्षा खास करके अंग्रेजी में दी जानी चाहिए, यहाँ पर ध्यान था। इसीलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। और 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, न्यू रूटीन, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों, यानी कि अब ज़्यादा निगरानी रखी जाएगी, जिसके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो है सुधार होगा, बहुत ही अच्छा सुधार होगा, के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। और ये जो नियमित निरीक्षण है आज भी जारी हैं। आज भी विद्यालयों में नियमित निरीक्षण होते हैं अधिकारियों द्वारा। इसके लिए क्या किया जा सकता था? कंपनी ने एक
क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। भाई ये काम उन्हीं का था उस समय, वो पढ़ा भी रहे थे, काम ही ये कर रहे थे, तो उन्होंने उन्हें नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4 से 5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था। जैसे समझ लो आज के समय में ये पीईओ होते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हो गए, या फिर शहरों में किसी और नाम से जाने जाते हैं, तो ये ऑफिसर हो गए। इनको 4-5 स्कूलों का दौरा करना है और वहाँ जो इन्होंने नियमावली बनाई है उसके अनुसार विद्यालय चल रहा है या नहीं चल रहा है, इस पर नज़र रखनी है। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी यानी कि टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। एनुअल एग्ज़ाम पहले नहीं था, अब एनुअल एग्ज़ाम, जिसे हम समेटिव इवैल्यूएशन भी कहते हैं। फॉर्मेटिव तो साथ में चल रहा होता है, एंट्रीम बीच बीच में होता है, और यहाँ अब ये समेटिव लास्ट में एनुअल एग्ज़ाम। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आएं और तय सीट पर बैठें और अनुशासन के नियमों का पालन करें, डिसिप्लिन का पालन करें। ये बिल्कुल ही नई पद्धति थी आज भी जारी है, लेकिन जो सरकारी व्यवस्था में है थोड़ी लचीली है, और जो प्राइवेट सेक्टर में है वहाँ इन्हीं नियमों को थोड़ा सख्ती से लागू किया जाता है। वहाँ भी लचीली है, लेकिन वहाँ लचीली किसी और रूप में है जिसका जिक्र मैं यहाँ करना नहीं चाहूँगा, लेकिन ध्यान दें इस पर। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। आज भी उत्तर प्रदेश या फिर कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ जो खोले तो स्कूल प्राइवेट लोगों ने हैं, लेकिन उन्हें अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे और धीरे धीरे वो स्कूल ही बंद हो गए। इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएं। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों का स्कूल में आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो उसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता। ये इम्पोर्टेंट बदलाव है। हालांकि सारी चीज़ें तो सुधरी, लेकिन जो पहले लचीली व्यवस्था थी जो बच्चे के लिए ज़्यादा अनुकूल थी, अब गरीब बच्चों के लिए वो इतनी अनुकूल नहीं रही। अब यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है, राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची, कि जब भारत आज़ाद होगा या भारत आज़ाद हुआ तो भारत में किस तरह की शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, हमें किस तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे ये वुड डिस्पैच आया, मैकाले का मिनट्स आया, और फिर विलियम की रिपोर्ट आई। अब यहाँ देखना है कि भारत के विचारक क्या सोचते थे, तो उनमें यहाँ 3 नाम हैं इम्पोर्टेंट। एक अरविंदो घोष का है, दूसरा महात्मा गांधी जी का है, और तीसरा नाम यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। तो इनके विचार बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट भी यहीं पर होना है, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची, राष्ट्र की शिक्षा की दिशा और दशा कैसी होगी, इसकी बात करेंगे। इससे पहले हम अरविंदो घोष जी को पढ़ लेते हैं। अरविंदो घोष ने 15 जनवरी 1908 को बॉम्बे यानी कि मुंबई में अपने एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य छात्रों में
राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। क्या है राष्ट्रीयता का भाव? अपने देश के प्रति प्रेम व लगाव की भावना, अपने इतिहास, अपने पूर्वजों, अपने खान पान, अपने रहन सहन, रीति रिवाजों, त्योहारों पर गर्व महसूस करना, ये है राष्ट्रीयता। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे विशेषज्ञ भी मानते हैं कि बच्चों को मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए और आज भी यही है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में भी मातृभाषा का अहम रोल है, उस टाइम भी था और उससे पहले भी था। जो भी विशेषज्ञ हैं वो मातृभाषा पर ही जोर देते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अरविंदो ने इस बात पर भी बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, अपने मूल के साथ। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं, गांधी जी भी कहते हैं और ये हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी कहते हैं। और हमारी जो एनईपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि 2020, ये भी इसी बात को कहती है। और ये एनसीएफ 2023 है, ये भी इसी बात को कहता है कि अपने मूल से, रूट से, जड़ों से। फिर भी इसको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभव का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्ट, हमारी पॉलिसी जब से ऐसी ही है, इसे हम नकार ही नहीं सकते। तो देखिए उनके संभाषण में भावी शिक्षा की योजना तैयार हो रही है। कब की बात है? 1908 की। इसके अतिरिक्त छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सकें। वोकेशनल एजुकेशन पर जोर है। गांधी जी का भी इस पर जोर है। और वर्तमान में भारतीय जो शिक्षा नीति है उसका भी इस पर जोर है। कोई इसे नकार ही नहीं सकता। जितने पॉइंट्स आए हैं सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। हर, चाहे वो राष्ट्रीयता को जगाने वाली बात हो, उसको हम नकार नहीं सकते। और बच्चों को अपनी जड़ों से, मातृभाषा से, साथ में हस्तकला से निपुण होना चाहिए, इसको भी हम नकार नहीं सकते। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ तो ये बात भी निकल के आती है जो प्याजे का सिद्धांत है कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है, वह करके सीखता है। करके सीखता है तो कैसे करके सीखेगा? अपने हाथों से इन कार्यों को करके सीखेगा और उसका विकास होगा, बाल विकास होगा, यानी कि संज्ञान का विकास होगा। और यही बात अरविंदो घोष भी कह रहे हैं, यही बात गांधी जी भी कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप यहाँ प्याजे को भी देख सकते हैं और ये बात 1908 की है। आइए अब हम चलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची पर। इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देंगे। और जब आप शिक्षक बनेंगे जब भी ये काम आनी है चीज़ें। हालांकि जब हम एक शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं तो हमारा कार्य एक कक्षा के अंदर झलकता है और उस कक्षा से जब बच्चे बाहर जाते हैं, जीवन जीते हैं, तो उसका समाज पर असर पड़ता है। उन पर भी समाज का असर पड़ता है और समाज पर भी उनका असर पड़ता है। हम पूरी मेहनत से, लगन के साथ एक क्लास में काम करते हैं और कोई देखे ना देखे, लेकिन उसका असर ये है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को वो चीज़ें दे रहे होते हैं जो हमने अपनी पीछे वाली पीढ़ी से प्राप्त की है। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे। व्यापक प्रसार से मतलब है कि भारत में शिक्षा पर जोर देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा जो भारत की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है वो शिक्षा से अभी अनभिज्ञ था। वहाँ तक शिक्षा की बात की जा रही है। उसमें ज्योतिबा फूले हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भी हैं, बहुत सारे विचारक हैं। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। राजा राम मोहन राय का मानना था ऐसा ही। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें
तथा शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। भाई जब कहा था, हम तो कह रहे हैं आज भी ऐसा ही होना चाहिए। भारत को अपने जो भंडार हैं पैसों के, वो शिक्षा पर ही खोलने चाहिए। इंडिया में ही रिसर्च सेंटर होने चाहिए और वो स्वतंत्र होने चाहिए, स्वायत्त होने चाहिए, जिसमें स्कूलिंग यानी कि स्कूल लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी तक के हर बच्चे को उसमें जाकर कार्य करने का मौका मिलना चाहिए। इतने संसाधन होना चाहिए। इस दिशा में हुए कुछ प्रयासों के बारे में आप अध्याय 9 में पढ़ेंगे, ठीक है जी। परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ है, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में से थे। भाई ये क्यों विरोध कर रहे थे, जबकि उस शिक्षा को बहुत बेहतर माना जा रहा था और आज भी बेहतर माना जा रहा है। आज भी बहुत सारे लोग जो है भारत से पलायन करते हैं विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और वो शिक्षा ग्रहण करके पूरे विश्व की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका संचालन कर रहे हैं बहुत बेहतर तरीके से, लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं, छोटे से छोटा बदलाव। एक देखिए, आज से कुछ साल पहले हम नहीं सोचते थे एयर प्यूरीफायर के बारे में, लेकिन अब मोबाइल कंपनियों से लेकर हर बड़ी छोटी कंपनी एयर प्यूरीफायर बना रही है। दिल्ली जैसे शहर में अमीर लोग अपने घरों में कई प्यूरीफायर लगा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी तकनीकें विकास हो रही हैं जो गंभीर समस्याओं के समाधान में भी काम आ रही हैं। तो चलिए, खैर वो टॉपिक से भटकना होगा, वापस आते हैं टॉपिक पर। और आखिर ऐसा क्या है कि महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है पश्चिमी शिक्षा के विरोध में थे। तो बात करते हैं महात्मा गांधी जी की, देखते हैं इसमें। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। हाउ? हमें गुलाम कैसे बनाया? ये उस समय काल परिस्थिति के अनुसार गांधी जी कह रहे हैं, इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। हीनता, यदि हम किसी के मस्तिष्क को मतलब उसे इस तरह से मैनिपुलेट कर दें या कुछ इस तरह की बातें कर दें कि वो अपना मनोबल ही खो दे, कि मनोबल ये कि वो स्वतंत्र रूप से कुछ कर सकता है और बेहतर कर सकता है, अगर ऐसा मनोबल ना हो तो इसे हम हीनता कहेंगे। तो उनका ये कहना है कि शिक्षा ने हीनता का बोध पैदा कर दिया। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। जबकि राष्ट्रीयता का पहला जो कदम है, यानी कि अपने देश के प्रति प्रेम व लगाव की भावना, अपनी संस्कृति पर गर्व महसूस करना, और ये सिर्फ भारत ही नहीं विश्व भर के लोगों के लिए। तो यहाँ गांधी जी कह रहे हैं इससे लोग अपनी ही संस्कृति को हीन भावना से देख रहे हैं। हिंदी में बोलना, संस्कृत या स्थानीय भाषाएं पंजाबी और फारसी, बंगाली, तमिल, तेलुगु या भोजपुरी, इसे बोलने में हीनता महसूस कर रहे हैं। और अंग्रेजी भाषा को बहुत ही मान सम्मान से बोला जा रहा है, गर्व के साथ बोला जा रहा है। गांधी जी का इस तरफ इशारा है। आइए देखें, महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, जहर भरा है, यह पापपूर्ण है। इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम से आने वाली हर चीज की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। उनका इशारा है, देखिए हर चीज़ के कई पहलू होते हैं, तो यहाँ गांधी जी का ध्यान किस तरफ है उस और देखिए। अभी हमने यहाँ 1908 में अरविंदो घोष जी के विचार पढ़े। वो कहते हैं कि हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए और साथ में हमें जो हो रहे दुनिया में हो रहे बदलाव, बेहतर बदलावों से अछूता भी नहीं रहना चाहिए, उसको भी देखना समझना चाहिए। लेकिन गांधी जी यहाँ हमारा किस तरफ ध्यान ले जा रहे हैं कि भाई हम रात दिन अंग्रेजी शिक्षा का गुणगान कर रहे हैं और अपनी संस्कृति को जो है हीन भावना से देख रहे हैं। गांधी जी का नजरिया इस तरफ है। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें, असहयोग आंदोलन के समय,
और अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। असहयोग आंदोलन में गांधी जी का ऐसा सोचना था कि भाई मुट्ठी भर अंग्रेज हैं और उनका हम सहयोग कर रहे हैं, जब भी वो पूरे भारत पर शासन कर पा रहे हैं। अगर हम सहयोग ना करें तो वो 1 साल के अंदर वापस चले जाएंगे। उस समय की बात है। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। आज भी ऐसा ही हो रहा है कि भारतीय भाषाओं में शिक्षाएं दी जा रही है, बढ़ावा दिया जा रहा है। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। यानी कि भाई एक व्यक्ति है जो गांव गया और गांव में जो लोग कपड़े पहने हुए हैं, जो वहाँ स्थानीय पूजा पाठ या फिर एक घर में समारोह है, उस पर वो इस तरह से देखने में लगा हुआ है जैसे वो बिल्कुल अनजान है, या उसे लोग देख रहे हैं कि ये अजनबी आदमी कहाँ से आ गया, जबकि वो उन्हीं बीच में से निकला हुआ है। इस तरह की बातें। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। कोई गलत भी नहीं है, उस समय क्या आज के समय में भी भाई बन रही हैं फिल्में हिंदी में, लेकिन जब इंटरव्यू लेने जा रहे हैं तो वो धड़ाधड़ इंग्लिश ही बोले जा रहे हैं, जैसे सीधे इंग्लैंड में ही जन्म हुआ है और वो इंग्लैंड में ही काम कर रहे हैं। ये तो आज की भी सच्चाई है, कोई ऐसी बात तो है नहीं। देखिए, हर चीज़ के कई पहलू है। मैंने कहा दोनों बातें, अरविंदो घोष जी की बात भी है, विवेकानंद जी की बात भी है कि हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए, लेकिन साथ ही पूरी दुनिया पर नज़र बनाए रखनी चाहिए। जो अच्छी चीज़ों से तुरंत स्वीकार कर लें और सीख के हम आगे बढ़ें। और दुनिया भी ऐसा ही करती है, वो अच्छी चीज़ों को ऐसा नहीं नकार देती है कि हमारे देश की नहीं है, वो तुरंत उसे स्वीकार कर लेगी और तरक्की करेगी। लेकिन गांधी जी का ध्यान जिस ओर है उस ओर देखने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और ऐसा है भी, समाज में हम देखने को भी मिलता था, लेकिन जब से अब ये मोबाइल और सोशल मीडिया की चीज़ें आई हैं तो स्थानीय भाषाओं को और बढ़ावा मिला है। लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं, और जो लोग कल को अंग्रेजी से नीचे बातें नहीं करते थे वो भी स्थानीय भाषाओं में ही बातें कह रहे हैं। ये चीज़ें बदलती रहती हैं। खैर, मैं टॉपिक से भटक जा रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, वापस आता हूँ। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। व्यवहारिक ज्ञान है हस्तकला, हाथ से किए जाने वाले कार्य। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? दिमाग और आत्मा विकसित। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी अक्षरों का ज्ञान, यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं, और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे। ठीक प्याजे वाली बात है, करके सीखना, हैंड्स ऑन। ये बच्चा करके सीखता है और उससे उसका दिमाग और जो आत्मा है दोनों का विकास होता है। बिल्कुल ठीक बात है, कोई अलग बात नहीं है। कुछ बातों से लोग सहमत हो सकते हैं, कुछ से असहमत हो सकते हैं, लेकिन इसमें सच्चाई तो है। लेकिन हमें पाठ्य पुस्तकों की भी आवश्यकता है, क्योंकि वो काफ़ी प्रमाण यानी कि प्रयोगों के बाद और एविडेंस और प्रयोगों के आधार पर ही बनी होती हैं और हमें सही दिशा प्रदान करती हैं, तो हम उनकी भी उपयोगिता नकार नहीं सकते। लेकिन यहाँ इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि आज के समय में हमें करके सीखना चाहिए, और ऐसा हो भी रहा है। साक्षरता ही शिक्षा नहीं है, तो भाई साक्षरता है क्या? तो भारत में जो साक्षरता है वो 7 साल की आयु से ऊपर का बच्चा यदि एक लाइन या व्यक्ति एक लाइन पढ़ लेता है, लिख लेता है, उसका अर्थ समझ लेता है, तो उसे साक्षर माना जाता है। लेकिन यहाँ गांधी जी क्या लिख रहे हैं साक्षरता को लेकर? महात्मा गांधी ने लिखा था
शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह यानी कि शरीर, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। शरीर, आत्मा और भावना। साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही उसकी शुरुआत। यह तो केवल एक साधन है। साक्षरता क्या है? साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती, लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्त कौशल, स्किल की बात की जा रही है। अब भाई भारत में अब जो अगर पूरे विश्व को देखें, वर्तमान ज़माना जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, तरह तरह की लैंग्वेजेस, मोबाइल्स के ऐप्स निर्माण करना, आज के टाइम की हस्तकला ये हो गई है। हस्त कौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने, क्रिएटिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्रिएटिविटी, गांधी जी कुछ हद तक टेक्नोलॉजी का विरोध करते थे, लेकिन एक टेक्नोलॉजी की ही बातें कर रहे हैं। क्रिएटिविटी, कुछ नया करने की क्रिएटिविटी, कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा, भाई दिमाग काम कर रहा है, हमें अंदर से संतुष्टि मिलती है किसी आत्मा को, उसकी बात हो रही है। सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा से ही संभव है। प्रत्येक हस्त कौशल यानी कि स्किल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। मैकेनिकली नहीं, साइंटिफिकली। यानी बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, यानी ये जो पंक्तियां अभी हमने पढ़ी हैं, इसमें बहुत मौलिक बातें छुपी हुई हैं और सच्चाई भी है। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ी हुई बातें हैं, यानी कि इतने गहरे विचार हैं हमारे पूर्वजों के शिक्षा को लेकर जो बेजोड़ हैं। जैसा अभी हमने अरविंदो घोष जी को पढ़ा, महात्मा गांधी जी को पढ़ा, उनके कुछ विचार हो सकते हैं कि हमें लगें कि वो बाह्य शिक्षा के खिलाफ हैं, वो उस परिस्थिति और काल के अनुसार थे, लेकिन उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो वो सारी बातें यहाँ निकल कर आती हैं। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे और अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में आमूल तौर पर भिन्न हो, यानी कि उससे बिल्कुल अलग। अब यहाँ बात करते हैं टैगोर का शांति निकेतन, बहुत इंपॉर्टेंट है। शांति निकेतन में कक्षा चल रही है, 1930 का दशक है। आसपास का माहौल देखिए, चारों तरफ पेड़ और खुली जगह है। अब यहाँ पे वाइगोस्की आ जाते हैं। प्याजे की बात तो गांधी जी ने कर ली, प्याजे की बात अरविंदो घोष जी ने कर ली, अब यहाँ वाइगोस्की आ जाते हैं। हालांकि वाइगोस्की, ऐसा नहीं कि उन्होंने वाइगोस्की की बात नहीं है, उसमें भी वाइगोस्की शामिल है। समाज और संस्कृति की से जुड़कर बच्चों का और बेहतर विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास और बेहतर होता है, उसमें बढ़ोतरी होती है। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी? बहुत सारे लोग जानते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जरा इस पर ध्यान दीजिए। वहाँ उनका दम घुटता था। जब हम क्लासरूम में बैठे होते हैं, 40 से 50 बच्चे बैठे होते हैं, तो 40-50, कभी कभी सरकारी स्कूल में 60, 70, 80 तक बच्चे भी होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि उन सबका झुकाव जो है या वो सभी बच्चे एकदम अलर्ट होकर देख रहे होते हैं। इस बात पर भी ध्यान दें। तो बहुत सारे बच्चों को क्लासरूम में मन लाना, उनका ध्यान आकर्षित करना, उन्हें अलर्ट करना, ये शिक्षक का कार्य होता है, क्योंकि
एक कितनी बड़ी क्लास है, तो उसमें हर परिवेश से बच्चा आ रहा है, उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे, वहाँ उनका दम घुटता था। उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसे लगता था मानो स्कूल कोई जेल हो। आज भी बहुत सारे बच्चों को लगता है, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे, टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सकें, जहां वे मुक्त और रचनाशील हों, क्रिएटिव। देखिए, गांधी जी भी क्रिएटिविटी की बात कर रहे थे, ये भी क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं। आज की शिक्षा भी क्रिएटिविटी की बात करती है, जहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सकें। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। प्याजे की बात, बच्चे अपने आप सीखते हैं। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होनी चाहिए या होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हो। हम यहाँ टीचर की बात कर रही है, टीचर की बात की जा रही है। टीचर कैसा हो? कल्पनाशील हो, नई नई कल्पनाएं वो सोच सके और बच्चों को बढ़ावा दे सके। बच्चों को समझते हो और उनके अंदर उत्सुकता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्यूरियोसिटी। अब जो नई किताब आ रही है विज्ञान की, उसका नाम भी क्यूरियोसिटी ही है, उत्सुकता। और अब जब फिलॉसफी पढ़ते हैं तो फिलॉसफी में भी उत्सुकता सबसे बड़ी चीज है कि भाई इंसान ने सूरज को उगते हुए देखा, रात देखी, दिन देखा, तो उसमें उत्सुकता आई। जिन लोगों ने बाहर खोजा वो वैज्ञानिक कहलाए, जिन लोगों ने अंदर खोजा वो संत कहलाए। ये है उत्सुकता। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हो और उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद दें। जानने की चाह। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता, चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। चकित होना, जब आंख और कान बच्चे के अलर्ट हो जाते हैं और वो भौचक्का हो जाता है, चकित होता है, इस चीज को वो समाप्त कर देते हैं, ऐसा मानना है। क्योंकि वो बच्चा अभी रेडी नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी उसे बैठना है। भूख लग रही है, ठंड लग रही है, या उसका दिमाग कहीं घर की परेशानी में उलझा, फिर भी उसे बैठना है। साधन नहीं है, फिर भी उसे बैठना है। यहाँ इस ओर इशारा है। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। अब इस स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे यहाँ, क्योंकि केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। अगर ये स्टेटमेंट में आता है तो फटाक से दिमाग जाएगा, यहाँ तो केवल लिखा है, क्या टैगोर जी ऐसा कह रहे थे? तो हम असमंजस में पड़ जाएंगे। लेकिन हाँ, बिल्कुल कह रहे हैं। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इस स्टेटमेंट को याद करने के लिए जो पुस्तक में चित्र दिया गया है, और चित्र के अंदर बगीचे के बीच में ये कक्षा लगी हुई है, इसका ध्यान आ जाना चाहिए परिदृश्य का। इसीलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी, शांति निकेतन, निर्मल शांति से दिखाई दी, जहां प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा, इंटेलिजेंस और विकसित कर सकते थे। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। टैगोर और महात्मा जी के विचार कहाँ पर मिलते हैं और कहाँ पर डिफरेंसेस हैं, यहाँ से पता चलते हैं। लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। मशीनरी शिक्षा, पश्चिमी सभ्यता, मशीन
और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, इनके वो कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और पारंपरिक और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे, श्रेष्ठ तत्वों का, जैसा कि अरविंदो घोष भी चाहते थे कि भाई हमें आधुनिक पश्चिमी सभ्यता की जो बेस्ट चीज़ है वो मिलती है। अब पश्चिमी सभ्यता से हमें भारत को क्या मिला? देखिए, संविधान में हमने फ्रांसीसी क्रांति से वो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये 3 चीज़ लिए हैं और ये वहाँ से निकली है। राष्ट्रीयता की भावना भी वहाँ से निकली है, समाजवाद का विचार भी वहाँ से निकला है। तो ये सारे विचार हमने लिए। आगे देखें, उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छा जो टॉपिक, अच्छी लाइन है। और जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी इसी बात पर जोर दिया गया है, भाई हम इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं अगर हमारी रुचि अलग अलग दिशाओं के विषयों में है, और हम उसको अपना सकते हैं, और होना भी चाहिए। इससे व्यक्ति बेहतर कर सकता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर आर्ट साइड्स के लोग जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करते हैं, यदि उन्हें ऐसा माहौल मिलता है। कई फिल्मों के डायरेक्टर हैं, गायक हैं, एक्टर हैं, उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की है, लेकिन इस क्षेत्र में भी बहुत बेहतर कार्य करते हैं। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए, भारतीय शिक्षा की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। अभी हमने अरविंदो घोष के विचारों को पढ़ा कि भाई बच्चों में राष्ट्रीय चेतना जगाने वाली शिक्षा होनी चाहिए, अपनी जमीन से जुड़े होने चाहिए, पूरी दुनिया में क्या बदलाव हो रहे हैं उससे अनभिज्ञ नहीं बल्कि उनको जानना चाहिए और अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए। यहाँ गांधी जी भी रचनात्मक चीज़ों की बात कर रहे हैं, और यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर जी तो और भी बेहतर बातें कर रहे हैं कि हमें आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण, श्रेष्ठ तत्वों का। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिले। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, दोबारा मैं इस लाइन को पढ़ना चाहूँगा। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। क्या परिवर्तन चाहते थे? उनका परिवर्तन बहुत जायज़ था। हमने देखा जो उनकी व्यवस्था थी, जो पहले लचीली पद्धति थी भारत में, वो ख़त्म हो जाती है और गरीब घर के बच्चे उससे बाहर हो जाते हैं। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिलें। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, उससे अलग, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। जब असहयोग आंदोलन हुआ और बहुत सारे छात्रों ने स्कूल छोड़ दिए, तो उस समय कुछ राष्ट्रीय विद्यालयों का निर्माण किया गया। भाई, विकल्प चाहिए था लोगों को। अगर बच्चा उन स्कूलों में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है, नेशन क्या होता है? इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। राष्ट्रीय शिक्षा की जो बात है वो स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। अब एक लास्ट का पैराग्राफ बचा है, इसे भी कर लेते हैं। और सभ्य करने के लिए शिक्षा, सभ्य करने के लिए 1870 में शिक्षा अधिनियम लागू होने तक आमतौर पर पूरी आबादी के लिए व्यापक शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। इस बात पर गौर करें, 1870 शिक्षा अधिनियम, शिक्षा अधिनियम, यानी शिक्षा में व्यापकता नहीं थी, व्यापक शिक्षा व्यवस्था नहीं थी बड़े स्तर पर कि ज़्यादा से ज़्यादा आबादी भारत की शिक्षा से जुड़ी हो। बाल मजदूरी बड़े पैमाने पर थी, इसीलिए गरीब
अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे 1870 तक। परिवार चलाने के लिए उनकी आय महत्वपूर्ण थी, स्कूल भी बहुत कम थे। ज़्यादातर स्कूल चर्च या रईसों द्वारा स्थापित किए गए थे। शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद सरकार ने नए नए स्कूल खोलने शुरू किए और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। अनिवार्य, भाई जैसे आरटीई अब जाके लागू हुआ है, अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा। आप देखोगे किसी भी शहर में जाओगे तो वहाँ किसी पर्सनल व्यक्ति के नाम पर स्कूल और कॉलेज का नाम मिलेगा। अब तो वो रईस थे जो कई स्कूल और कॉलेज चला रहे थे, मंदिरों का निर्माण कराते थे, स्कूलों का निर्माण कराते थे, ऐसे धार्मिक कार्य करते थे। आज भी करते हैं लोग धार्मिक कार्य। टॉमस आर्नल्ड, एक नाम और आया अब, टॉमस आर्नल्ड उस दौर के सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक विचारों में से एक थे। देखिए इस नाम को भी गौर करें, टॉमस आर्नल्ड। टॉमस आर्नल्ड ये प्रमुख विचारक हैं, इन पर भी गौर करें उस दौर के। वह रग्बी नामक प्राइवेट स्कूल के मुख्य अध्यापक थे। माध्यमिक स्कूल की पाठ्यचर्या में 2000 साल पुरानी ग्रीक और रोमन शास्त्रीय कृतियों के विस्तृत अध्ययन की हिमायत करते हुए उन्होंने कहा था। अभी देखिए कह रहे हैं स्कूल की पाठ्यचर्या, माध्यमिक स्कूल की पाठ्यचर्या में इन्होंने किस चीज की हिमायत की है, जरा इस बात पर ध्यान दें। पुरानी ग्रीक और रोमन शास्त्रीय कृतियां, ग्रीक और रोमन, ग्रीक से मतलब है यूनानी सभ्यता और उसके बाद रोमन जहां सिकंदर मैसिडोनिया से आया था। ये हो सकता है मैं गलत हूं यहां पर, लेकिन ग्रीक सभ्यता और रोमन सभ्यता ये दो बड़ी सभ्यता पश्चिम में फैली थी और इनका राज शासन बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ था। मुझे हमेशा ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे अंग्रेजी स्कूलों में जो अध्ययन क्रम अपनाया जाता है उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वह हमारे दिमाग को लगातार अतीत के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। हर रोज हम भाषाओं, इतिहास और कुछ साल पहले या हजारों साल पहले के विचारों को पढ़ते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम जब किसी भी इंग्लिश के वर्ड की जड़ ढूंढते हैं तो हमें लैटिन भाषा मिलती है और वो लैटिन भाषा कहाँ ले जाती है, हमें वहाँ ले जाएगी जहाँ रोम है या ग्रीक है, ऐसे शब्दों की जड़ों में ले जाएगी जहाँ से उन शब्दों का निर्माण हुआ है, आज भी है। आर्नल्ड का मानना था कि शास्त्रीय कृतियों, क्लासिकल जो साहित्य हैं के अध्ययन से दिमाग अनुशासित होता है, डिसिप्लिन होता है। वास्तव में उस काल के ज़्यादातर शिक्षाविदों की मान्यता थी कि इस तरह का अनुशासन बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं। हमने बीएड में जो फिलॉसफी का एक सब्जेक्ट पढ़ा था, ये उस ओर ही इशारा कर रहे हैं। हमने वहाँ पढ़ा है रूसो को, प्लूटो को और आदि विद्वानों को, जॉन डीवी को। क्योंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं और उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक है। सभ्य वयस्क के रूप में विकसित होने के लिए उन्हें मालूम होना चाहिए कि समाज में सही और गलत क्या है, समाज में सही और गलत क्या है। शिक्षा का उद्देश्य भी यही है कि हम बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाएं और वह खुद से समझ सकें सही और गलत क्या है। कोहलबर्ग के जो मॉरलिटी के ऊपर हमें भी पढ़ना है, जो आप पढ़ चुके होंगे, तो वो भी इसी बात पर विचार करते हैं कि बच्चा यह निर्णय कैसे ले पाता है या यहाँ तक कैसे पहुँचता है कि सही और गलत क्या है, किन चरणों से होकर गुजरता है।
मोरल एजुकेशन की बात हो रही है। उचित और अनुचित आचरण क्या होता है? शिक्षा खास तौर से बच्चों के दिमाग को अनुशासित करने वाली शिक्षा का मकसद उन्हें इसी मार्ग पर आगे ले जाना था। क्या आप बता सकते हैं कि इस तरह के विचारों ने इंग्लैंड में गरीबों तथा उपनिवेशों में देसी जनता की शिक्षा से संबंधित सोच को किस तरह प्रभावित किया होगा? हमारी बात कर रहे हैं, इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। इंग्लैंड में जब गाँव से बहुत सारे लोग शहरों की तरफ आए रोजगार की तलाश में, तो जैसे ही आज झोपड़-झुग्गियाँ एशिया में देखने को मिलती हैं, ऐसी ही झोपड़-झुग्गी वहाँ, और यहाँ से भी बहुत ही दयनीय स्थिति में लोगों ने जीवन जिया, और यहाँ भी ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने बहुत ही दयनीय जीवन जिया है। तो हमारा चैप्टर समाप्त होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ मैंने खास बिंदुओं की ओर इंगित किया है। हो सकता है ये चैप्टर लंबा हो, लेकिन है भी बड़ा, तो इसे इतना समय तो लगता ही। धन्यवाद।